नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय। तो साथियों, कल चुनाव का अंतिम दौर भी समाप्त हो गया। उम्मीद है आप सभी साथियों ने अपना बहुमूल्य वोट जरूर अपने प्रत्याशी को दिया होगा और इस उम्मीद से दिया होगा कि आपका आने वाला जो समय है वह काफ़ी सुनहरा होगा, आपके क्षेत्र में विकास होगा। अब देखना है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है। और साथियों, आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ यह भी दिल्ली की नजफगढ़ की। इस कहानी को सुनने के बाद हर कोई यही सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर ऐसा भी हो सकता है क्या। साथियों, जुर्म की दुनिया में हर बात, हर शब्द, हर चीज संभव है। साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। आज की सच्ची घटना मैं लेकर आया हूं भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ की। नजफगढ़ में एक परिवार रहता था। परिवार के जो मुखिया थे ब्रजलाल, और उनका मात्र इकलौता बेटा, एक ही बेटा जिसका नाम नीलेश रहता है। नीलेश पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज तर्रा रहता है। दिल्ली से इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद वह बेंगलोर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। कई सालों तक वह जॉब करता है, लेकिन इसी बीच जो उसकी माँ रहती हैं, उनकी माँ की मौत 2021 में हो जाती है। अब फोन जाता है, नीलेश परेशान हो जाता है। उसकी माँ का साया उसके सर से उठ जाता है। वो बहुत दुखी रहता है। घर पहुंचता है, अपने माँ का अंतिम संस्कार करता है। अब दाह संस्कार करने के बाद अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नीलेश चल रहा था। अब जॉब छूट जाती है, जॉब छोड़ देता है, अपने पिता के साथ कुछ दिनों तक रहता है। इसी बीच एक नौकर की तलाश करता है जो पिता की देख रेख कर सके, खाना पीना बनाकर खिला सके। तो एक नौकर लाकर रखता है। नौकर का नाम रहता है मनीष। मनीष बेहद ही ईमानदार नौकर रहता है। छत्तीसगढ़ का रहने वाला मनीष अपने पूरी निष्ठा के साथ काम करता था। अब धीरे धीरे उसके पिताजी को लगता है कि नीलेश की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि घर में जो माँ थी अब वो रही नहीं। घर की देख रेख करने वाला कोई तो चाहिए जो घर को संभाल सके। अब नीलेश के पिता ब्रजलाल एक लड़की तलाशते हैं। लड़की उसी नजफगढ़ की रहने वाली होती है और वहीं पढ़ी लिखी और बड़ी हुई। अब उसी लड़की की तलाश में एक व्यक्ति के पास जाते हैं और एक व्यक्ति से बातचीत करते हैं। व्यक्ति का मतलब बिचौलिए से बातचीत होती है। एक रिश्ता उनको पसंद आता है। एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है करिश्मा। करिश्मा बेहद ही खूबसूरती की धनी, बेहद ही सुंदर। अब उस लड़की से नीलेश की शादी तय होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। एक होटल में दोनों की सगाई होती है। अब सगाई होने के बाद इधर फिर से ऑफर आता है कंपनी से। लड़के की, नीलेश की जॉब फिर से बेंगलोर में लग जाती है। अब बेंगलोर में जॉब लग जाती है तो वो घर पर और उसके पिताजी और वो खुश हो जाते हैं कि चलो जॉब लग गई। और वो जानता था कि जॉब तो आज नहीं तो कल लगनी ही है। अच्छा पढ़ा लिखा था। अब इधर 2022 में, साल 2022 में नीलेश और उसकी पत्नी करिश्मा, यानी कि दोनों की शादी हो जाती है, करिश्मा और नीलेश की। अब दोनों साथ रहने लगते हैं। कुछ दिनों तक वह लेकर बेंगलोर भी जाता है। वहाँ करिश्मा को घुमाने फिराने के बाद लाकर फिर अपने नजफगढ़ के मकान पर अपने पिताजी के पास छोड़ देता है। सारी जिम्मेदारियां समझाने के बाद, बताने के बाद वह फिर से अपने काम पर बेंगलोर चला जाता है। अब बेंगलोर चला जाता है, उधर वो अपने काम में बिजी रहता, कंपनी के काम में दिन भर बिजी रहता। और इधर पत्नी जब कोई काम नहीं होता तो कभी मायके बात करती तो कभी अपने दोस्तों से बात करती, बैठकर दिन भर फेसबुक चलाती। अब इधर समय जब पास नहीं होता तो दोस्तों से बात करती। तो वहीं की पढ़ी बली थी दोस्त उसको फ़ोन कर बुलाते हैं। अब पहली बार जाती है, अपने ससुर से पूछती है कि पिताजी मैं बाहर जा रही हूँ, मेरी कुछ सहेलियाँ हैं जो मुझे बुला रही हैं मिलने के लिए। अब बड़ा शहर रहता है, बड़े लोग रहते हैं। तो ब्रिजलाल कहता है ठीक है बेटा तुम जाओ, जल्दी घर आ जाना। अब वह घर से बाहर तो निकलती है, लेकिन आते आते काफ़ी देर हो जाती है। करीब रात 8 बजे वह घर आती है। और जब घर आती है तो वो कुछ नशे में लगती है। अब उसके ससुर को शक होता है कि बेटी
गई थी सुबह में और इतनी रात को आ रही है, और चलने फिरने से ऐसा लग रहा है जैसे वो नशे में हो। लेकिन फिर ससुर जब उससे पूछता है तो वह कहती है कि सहेलियों के साथ थी, रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाने के बाद वो आई है और खाना भी पैक कराकर अपने ससुर के लिए लेकर आई थी। अब ससुर का जो शक था वो शक में ही रह गया। जाकर उसकी बहू करिश्मा अपने कमरे में सो जाती है। अब सोने के बाद जब अगले दिन फिर उठती है, फिर अपने ससुर से कहती है कि ससुर जी मैं बाहर जा रही हूँ। अब उसके पैर चौखट से बाहर निकल चुके थे और वो अब घर में रहना पसंद नहीं कर रही थी। अब वो आए दिन अपने सहेलियों के साथ शहर के नए नई जगहों पर जाकर घूमती थी, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करती थी, पब और क्लबों में जाती थी। अब धीरे धीरे जो पैसे थे वह खर्च हो रहे थे। उधर उसका पति नीलेश जो भी पैसे भेजता वह घर में ही खर्च हो जाते। अब इतना पैसा, इतना पेमेंट थी नहीं कि अब पब और क्लब के लिए उसके पत्नी को उड़ाने के लिए पैसे बचे। अब धीरे धीरे जो उसकी करिश्मा की शान शौकत थी कम होने लगी। अब उसकी सहेलियों में अब उसकी इज्जत घटने लगी थी, क्योंकि वो पैसे खर्च करना कम कर दी, बाहर निकलना कम कर देती है। अब धीरे धीरे सहेलियां उसका मज़ा लेने लगती हैं। अब यह देख करिश्मा हैरान रहती है कि आखिर उसकी इतनी बदनामी हो रही है और ऐसे व्यक्ति से शादी हुई है जिसकी पेमेंट भी 40-45 हज़ार रुपये है, और इतनी पेमेंट करिश्मा के लिए बहुत कम थी। अब धीरे धीरे वह अपने ससुर से पैसे मांगने लगती है। ससुर रिटायर्ड ऑफिसर रहते हैं। वह पहले कोयला विभाग में काम किया करते थे, कोयलरी में काम किया करते थे। उनके पास अच्छा खासा पैसा था। अब धीरे धीरे बहू के कहने पर उसके ससुर धीरे धीरे पैसे देते गए और उधर करिश्मा पैसों को उड़ाती गई। अब समय बीतता गया। एक दिन उसके ससुर जब वो पैसे मांगती है घूमने के लिए, तो उसके ससुर कहते हैं कि देखो अब तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है बेटा, तुम रोज़ाना बाहर जाती हो, रात रात को आती हो, और कई बार मैंने देखा है कि तुम्हें नशे में तुम हो और तुम नशे कर रही हो। अगर मेरा बेटा नीलेश को पता चलेगा तो वह क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में। अब फिर वह जाकर सो जाती है। अगले दिन फिर उठती है, फिर अपने ससुर से पैसे मांगती है जाने के लिए, क्लब के लिए, कि दोस्तों के साथ जाना है। तो ब्रिजलाल मना कर देता है, कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम जो बाहर जाके खर्च करती हो पैसे क्लबों में और लोगों के साथ जाती हो, सहेलियों के साथ, तो मैं इतना पैसा वाला भी नहीं हूं कि मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकूं। तुम अपने पति से पैसा मांगो, नीलेश से पैसा मांगो। अब इधर फोन पर नीलेश से भी वह पैसे को लेकर झगड़े करती, लेकिन जब नीलेश पूछता कि आखिर तुम्हें पैसे की कितनी ज़रूरत क्या है, तो वह चुप हो जाती है। अब एक रात वह नशे में क्लब से घर आती है और जाके ससुर के पास जाकर बैठ जाती है। ससुर से बातचीत करने लगती है। बातचीत करते करते ससुर से कहती है कि ससुर जी, आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे पैसे चाहिए। अब ससुर कहता है कि बहू यह क्या कह रही हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास भगवान ने सब कुछ दिया है। अब वहाँ से बहू उठती है करिश्मा और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन फिर वो बाहर न जाकर अपने ससुर के कमरे में जाती है और ससुर के साथ बैठकर बातचीत करती है। बातचीत कर अब धीरे धीरे अपने ससुर का मसाज वगैरह करते हुए, पैर वगैरह दबाते हुए अपने ससुर को अपने बस में करने की कोशिश करती है। अब वो ससुर के अंगों को टच करने लगती है। अब ससुर परेशान हो जाता है, कहता है बहू तुम ये क्या कर रही हो। तो वह कहती है कि ससुर मैं तुम्हें खुश कर दूंगी, लेकिन बस तुम मुझे खुश कर दो, मुझे पैसे चाहिए। अब ससुर जो ब्रिजलाल रहता है वो बहक जाता है और अपनी बहू के प्रेम जाल में, फेंके हुए जाल में फंस जाता है। अब वो उसके साथ आए दिन फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। अब रोज़ाना रातों को एक ससुर बहू एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने लगे थे। अब कुछ दिन जब गुजरता है दोनों के रिश्तों को, तो एक दिन जो नौकर रहता है उसे कुछ शक होता है। वह जब काम कर दोपहर में घर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसे महसूस होता है कि मालिक और मालकिन दोनों एक कमरे में हैं। अब उन लोगों के रवैये से उसको शक हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अब मालिक के कमरे में जाता है तो देखता है कि मालिक कमरे में नहीं है। जब वह मालकिन के कमरे के पास जाता है तो दोनों की आवाज़ें आ रही थी।
अब फौरन ही वह खिड़कियों से झांकने की कोशिश करता है तो खिड़कियों में एक दरार छोटी सी रहती है। वहां से वह देखता है तो दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में लिपटे हुए थे। अब यह देखकर वह हैरान हो जाता है। अब वह फौरन ही अपना फ़ोन निकालता है और उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है। किसी तरह से वह थोड़ी बहुत फुटेज की रिकॉर्डिंग करता है। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। अगले दिन आता है तो देखता है कि मालिक और मालकिन दोनों कहीं बाहर जा रहे हैं और नौकर को घर पर रहने की बात बताकर जा रहे हैं कि तुम घर पर रहो, हम कुछ ही क्षणों में बाहर आ जाएंगे। अब वह सहेलियों के साथ तो घूमती ही थी, अब वो अपने ससुर के साथ भी घूमने लगी थी। दोनों पति पत्नी की तरह सास ससुर रहने लगे थे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। फिर एक दिन नौकर देखता है कि उसके ससुर और बहू दोनों एक कमरे में हैं। फिर से वह उनकी वीडियो बना लेता है और वीडियो बनाकर अक्सर उस वीडियो को देखा करता था। अब समय बीतता गया। एक दिन जो उसकी बहू रहती है, बहू फिर से अपने ससुर के पास जाती है और कहती है कि ससुर जी, मुझे और कुछ पैसे चाहिए, आज फिर सहेलियों के पास जाना है, मुझे कुछ पार्टी देनी है। अब ब्रिजलाल परेशान हो गया था। वह कहता है कि देखो, अब तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, अकाउंट भी खाली हो चुका है, बैंक में भी पैसे नहीं रह गए हैं, जो पेंशन वगैरह मिलती है अब उसी से काम चल रहा है, मैं तुम्हें इतने पैसे कहाँ से दूँ। अब वह शहर में उसकी एक और ज़मीन रहती है। अब उस ज़मीन को वह बेचने के लिए अपने ससुर से कहती है, लेकिन ब्रिजलाल तैयार नहीं होता है। और इधर जब वह बार बार सहेलियों का फ़ोन आता, पार्टी करने के लिए जाती, तो पैसे नहीं रहते तो अब उसकी बदनामी होती थी। बार बार लोग, उसकी सहेलियाँ करिश्मा को कहती कि आज का पेमेंट करिश्मा करेगी। अब करिश्मा के पास पैसे नहीं रहते तो करिश्मा कल कर दूंगी, परसों कर दूंगी, किसी तरह से बहाने बनाया करती थी। अब वो नशे की पूरी तरह आदी हो चुकी थी, क्लब और पार्टियों की आदी हो चुकी थी। पैसा नहीं होने के कारण वो परेशान हो चुकी थी। अब वो परेशान होकर अपने ससुर से हाथ पैर जोड़ती है किसी तरह। अब ससुर का भी मन भर चुका था अपनी बहू से। अब एक रात फिर कई दिनों के बाद करीब 22 मई 2023 की रात को वो अपने ससुर के पास जाती है। ससुर से बातचीत करती है और कहती है कि आज फिर मुझे आपको प्यार करने का मन कर रहा है, आज आप पर बिल्कुल दिल आ गया है, आज मैं चाहती हूँ कि आज मैं आपको जी भर के प्यार करूँ। अब ससुर को भी अपनी बहू की लत लग चुकी थी। अब ससुर अब उसको पकड़ता है, अपने पास बैठाता है। तभी बहू कहती है कि पहले खाना खा लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, फिर दोनों साथ रात गुजारेंगे। अब बहू खाना लाती है और अपने ससुर को खाना देती है। खाना खाने के बाद ससुर अपनी बहू को अपनी तरफ खींचता है और फिर उसके साथ समय गुजारने लगता है। कुछ देर बाद ही बहू उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जब सुबह होती है, बहू उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि अभी उनके ससुर ब्रिजलाल सोकर उठे नहीं हैं। कमरे में जाती है, अपने ससुर को उठाने की कोशिश करती है तो उसके ससुर की मौत हो चुकी थी। अब यह देखकर वह हैरान रह जाती है। फौरन ही नौकर को फ़ोन करती है। नौकर आता है, उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। पता चलता है कि उसकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। अब इधर पति को फ़ोन किया जाता है नीलेश को। नीलेश छुट्टी लेकर आता है और अपने पिता का दाह संस्कार करता है। तभी जो नौकर रहता और अपनी मालकिन पर उसे शक रहता है कि भला मालिक की मौत अचानक से कैसे हो सकती है। अब डॉक्टरों के अनुसार हार्ट अटैक हुआ था। अब उधर बेटे का रो रो कर बुरा हाल था। अब नीलेश के ऊपर से माता पिता का साया उठ चुका था, मात्र एक पत्नी बची थी। अब एक रात जब वह बाहर घूमने के लिए जाता है, अकेले बैठा रहता है एक पार्क में, तो नौकर मालिक को खोजता हुआ वहाँ पहुँचता है और कहता है कि साहब, मुझे शक है कि मालिक की हत्या की गई है। अब नीलेश सन रह जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, आखिर तुम्हें क्यों लग रहा है कि मालिक की हत्या कौन कर सकता है, उनकी तो मौत हार्ट अटैक से हुई थी। तो कहता है कि नहीं साहब, मैं मौत के 2 दिनों बाद जब मैं झाड़ू लगा रहा था तो कमरे से मुझे यह मेडिसिन का रैपर मिला है और यह रैपर जो संवर्धक दवा है, और यह दवा
जब अधिक मात्रा में दी जाती है तो लोगों की मौत हो जाती है, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब यह बात जब नीलेश सुनता है तो नीलेश हैरान रहता है कि मेरे पिताजी को कोई बीमारी नहीं थी और वो इस तरह की टैबलेट क्यों लेंगे। वो नौकर को डांटने लगते हैं, लेकिन नौकर कहता है कि साहब, मेरे पास एक और सबूत है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। मालिक जो नीलेश रहता है कहता है, आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुम बड़े यकीन के साथ कह रहे हो। वो फौरन ही अपना मोबाइल निकालता है, मोबाइल निकालकर एक वीडियो जब उसे दिखाता है और जब उसमें हल्का हल्का कहीं कहीं पर उसके पिताजी ब्रजलाल और उसकी पत्नी करिश्मा दोनों के चेहरे और दोनों नग्न अवस्था में जब नजर आए तो उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सन्न रह गया कि भला उसकी पत्नी अपने ही पिता समान ससुर के साथ नाजायज संबंध थे। आखिर ऐसा क्या था कि दोनों को एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंधों में जुड़ना पड़ा। पिताजी उसके काफ़ी अच्छे थे और उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पिताजी भी ऐसा कर सकते हैं। अब वो अपनी पत्नी के साथ जाकर पूछता है कि पिताजी की तबीयत कैसे खराब हुई थी। तो बताती है कि पिताजी खाना खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, घबराहट हुई और हम हॉस्पिटल लेकर गए तो उनकी मौत हो गई। डॉक्टर के अनुसार जो मौत हुई थी वह हार्ट अटैक से हुई थी। अब इस बीच जब वो पैसे निकालने के लिए एक दिन बैंक जाता है, अगले दिन तो पता चलता है कि बैंक में एक भी पैसे नहीं हैं और जिस रात मौत हुई थी उस रात भी कुछ पैसे निकाले गए थे। अब परेशान होकर वह फौरन ही पुलिस के पास जाता है। पुलिस के पास जाकर पुलिस को सारी बात बताता है। अब पुलिस को एक शक रहता है कि हो ना हो, अगर उसका कत्ल किया गया है, दवा का प्रयोग किया गया है, तो कहीं ना कहीं पत्नी का ही हाथ होगा। अब पुलिस उस लड़की की तलाशी लेती है, घर पर जाती है और घर जाकर करिश्मा के कमरे की तलाशी लेती है तो करिश्मा के कमरे से कई और भी जोशवर्धक गोलियां मिलती हैं जो वह अपने ससुर को खिला खिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और उस रात वह अपने ससुर को हैवी डोज दी थी। अब पुलिस जब उससे पूछताछ करती है कि तुमने ये जो दवाएं तुम्हारे कमरे में, इसका तुम क्या करती हो, और उस रात जब तुम्हारे ससुर की मौत हुई थी तो उस रात तुम एटीएम पर क्या करने गई थी, तुमने पैसे क्यों निकाला। अब वो डर जाती है। डर जाने के बाद अब टूट जाती है। टूटने के बाद सारी हकीकत पुलिस के सामने बयां करने लगती है। वो बताती है कि वो अपनी सहेलियों के साथ ऐश अय्याशी करती थी, मज़े लेती थी, पार्टियां करती थी। अब उसके पास पैसे नहीं थे, उसे लत लग चुकी थी, तो ससुर के साथ नाजायज संबंध बनाती थी। इसके एवज में ससुर से पैसा दिया करता था, लेकिन जब ससुर के पास पैसे खत्म हो गए तो पैसा देने से मना कर दिया। अब उसे गुस्सा आया तो उसने ज़मीन बेचने की बात कही, तो जो ब्रजलाल रहता है वह मानने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए उसने उसके साथ हैवी डोज देकर उसको मौत के घाट उतार दिया ताकि किसी को पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे सारी संपत्ति उसके बेटे के नाम हो जाएगी। तो सारी संपत्ति को बेचकर उससे अपना सहेलियों के साथ पार्टी करेगी, ऐश करेगी, अय्याशी करेगी और इसीलिए उसने अपने ससुर को मार डाला। अब जैसे ही यह सारी बात अपनी पत्नी के मुंह से नीलेश सुनता है पुलिस के सामने तो हैरान रह जाता है। पत्नी उसकी बच इसलिए नहीं सकती थी कि सीसीटीवी फुटेज भी थे नाजायज संबंध के। जब वह फुटेज नौकर जो दिखाया था वो उसकी पत्नी को दिखाया जाता है तो सारी जो हकीकत रहती है साथियों वह उगल देती है। उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और हत्या के जुर्म में उसे जेल भेज देती है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सुनील अंसारी हैं, सोहेल अंसारी, सुनील सिंह, प्रभुनाथ सिंह हैं, अजय पांडे जी हैं, सतीश गुप्ता जी हैं, फैजल खान भाई हैं, सुहन लाल सेठिया हैं ब्यौर राजस्थान से। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप इतना प्यार सपोर्ट करते हैं। साथियों, कहानी कैसी लगी, अंदाज कैसा लगा, कहानी में क्या आपको अच्छा लगा, क्या खराब लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए ताकि हम अपनी कमियों को सीख सकें, कमियों से सीख ले सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर कहानियाँ लेकर आएँ। तो साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।